अगर कोई सोचे कि देश का सबसे अहम कमरा कौन सा है, जहां नागरिकों की शिक्षा, उनके टैक्स, उनके अधिकार ये सब तय होते हैं, तो सबसे पहले संसद का ही नाम आता है। बिल्कुल। और बाहर से देखने पर तो वो लाल और हरे कालीन, वो गोल खंबे ही नजर आते हैं। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम सिर्फ उस बाहरी ढांचे की बात नहीं करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि हमारा मिशन आज उस जटिल मशीनरी को डिकोड करना है, मतलब उन नियमों की चीर-फाड़ करना है जो असल में इस देश को चलाते हैं। सही कहा। और इस पूरी व्यवस्था को समझना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि जो चीजें अखबारों में सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया लगती है ना, उनके पीछे सत्ता का एक बहुत ही बारीक खेल चल रहा होता है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर हम संसद की नींव से शुरुआत करें, तो ये मुख्य रूप से 3 अंगों से बनी है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, और लोकसभा यानी जो हमारा निम्न सदन है, उसकी संरचना बहुत दिलचस्प है। स्रोत सामग्री के अनुसार 1974 की संविधान संशोधन के तहत इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 तय की गई थी। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा के स्वरूप में सबसे बड़ा बदलाव 1989 में आया था, जब 61 संशोधन के जरिए मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। और देखिए, इस एक छोटे से दिखने वाले बदलाव का असर कितना गहरा था। 1989 से पहले क्या था कि नीतियां एक थोड़े ज्यादा उम्र वाले जनसांख्यिकी वर्ग के लिए बनती थीं। हाँ, और उम्र घटने से रातों रात लाखों युवाओं का एक नया मतदाता वर्ग जुड़ गया। बिल्कुल, एक ऐसा वर्ग जिसकी ऊर्जा और जरूरतें बिल्कुल अलग थीं। राजनेताओं को अचानक से चुनाव प्रचार और नीतियां युवाओं की तरफ मोड़नी पड़ी। शिक्षा और रोजगार एकाएक संसद के केंद्र में आ गए। ये तो हो गई लोकसभा की बात। अब दूसरी ओर है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। हाँ, जो 238 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक स्थायी सदन है। मतलब ये लोकसभा की तरह कभी भंग नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नए आते रहते हैं। ये चक्र चलता रहता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल अक्सर दिमाग में आता है। जब हमारे पास सीधे जनता द्वारा चुनी गई लोकसभा थी ही, तो करदाताओं के पैसे से चलने वाले इस दूसरे सदन की आखिर जरूरत ही क्या थी? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। असल में संविधान सभा में इस पर बहुत तीखी बहस हुई थी। राज्यसभा का मूल विचार 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से जुड़ा है। अच्छा, तो क्या मकसद था इसके पीछे? मकसद ये था कि जो विशेषज्ञ चुनाव लड़ने की भागदौड़ से दूर रहते हैं, जैसे साहित्य, कला और विज्ञान के जानकार, उन्हें भी नीति निर्माण में शामिल किया जा सके। और शायद इसके पीछे एक व्यावहारिक कारण भी था, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चुना गया सदन अक्सर भावनाओं में बहकर या चुनावी फायदों के लिए जल्दबाजी में कानून बना सकता है। सही बात है। संविधान निर्माताओं को एक ऐसा चेक एंड बैलेंस सिस्टम चाहिए था जो ठंडे दिमाग से फैसलों की समीक्षा कर सके। मतलब अगर हम एक रूपक लें, तो लोकसभा अगर जनता की भावनाओं के ईंधन से चलने वाली एक तेज रफ्तार गाड़ी है, तो राज्यसभा उस गाड़ी के ब्रेक्स और स्टीयरिंग की तरह है, जो उसे दुर्घटना से बचाती है। ये रूपक बहुत सटीक है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इन ब्रेक्स की डिजाइन को करीब से देखें, तो भारत के मामले में कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। वो कैसे? देखिए, अगर हम भारत की राज्यसभा की तुलना अमेरिका के सेनेट से करें, तो अमेरिका में हर राज्य के पास बराबर की ब्रेकिंग पावर है। चाहे राज्य कितना भी बड़ा या छोटा हो, वहां से 2 ही सेनेटर आएंगे। हाँ, लेकिन भारत में तो राज्यसभा की सीटें समानता पर नहीं, बल्कि जनसंख्या के आधार पर बांटी गई हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। और यही पेचीदगी राज्यों के बीच शक्ति का भारी असंतुलन पैदा करती है। मतलब जिस राज्य की आबादी ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश, उसकी राज्यसभा में भी हमेशा ज्यादा ताकत रहेगी। बिल्कुल। राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा गया था ताकि वो राज्यों के हितों की रक्षा कर सके। लेकिन जब पैमाना ही आबादी बन गया, तो ये ढांचा उन बड़े राज्यों के पक्ष में झुक गया जो पहले से लोकसभा को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे में छोटे राज्यों की आवाज तो दबकर रह जाती होगी। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अगर साधारण विधेयकों में दोनों सदन आमने सामने आ जाएं, तो क्या होता है? ऐसे गतिरोध को तोड़ने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 में एक संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। अच्छा, तो ये जॉइंट सिटिंग अक्सर बुलाई जाती होगी? श्रोताओं को ये जानकर हैरानी होगी कि इसे केवल एक अंतिम उपाय या लास्ट रिजॉर्ट के रूप में रखा गया है। आजाद भारत के इतिहास में केवल 3 बार ही ऐसा हुआ है कि कोई बिल संयुक्त बैठक से पास हुआ हो। वेट, सिर्फ 3 बार?
1950 से लेके अब तक? हाँ, केवल 3 बार। पहला 1960 का दहेज निषेध विधेयक, दूसरा 1977 का बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक और तीसरा 2002 का पोटा बिल। ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। इसका मतलब है कि या तो पर्दे के पीछे बातचीत से सहमति बन जाती है या सरकार बिल को ही ठंडे बस्ते में डाल देती है। बिल्कुल सही, सरकारें अक्सर टकराव से बचना चाहती हैं। तो क्या राज्यसभा के पास ऐसी कोई विशेष ताकत है जो लोकसभा के पास ना हो? हाँ, बिल्कुल है। अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन केवल राज्यसभा ही शुरू कर सकती है। ये सुनकर तो लगता है कि राज्यसभा काफी ताकतवर है, लेकिन जमीनी हकीकत में हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि लोकसभा पूरी व्यवस्था पर हावी रहती है? इस गुरुत्वाकर्षण का असली कारण धन विधेयक यानी मनी बिल के नियमों में छिपा है। अच्छा, वो नियम कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। बिल्कुल। निर्माताओं का तर्क था कि चूंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए टैक्स के पैसे पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का अधिकार होना चाहिए। और जब ये मनी बिल राज्यसभा जाता है तो क्या वो इसे रोक सकती है? राज्यसभा के हाथ यहाँ बंधे होते हैं। वो किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है और सिर्फ सिफारिशें दे सकती है, जिन्हें मानना लोकसभा के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यानी वित्तीय मामलों में उच्च सदन सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाता है। हाँ, और इसी नियम का एक दूसरा पहलू भी है। स्रोत सामग्री में आधार विधेयक का उदाहरण दिया गया है, जिसका काफी निष्पक्ष विश्लेषण वहां मौजूद है। हाँ, उस पर काफी विवाद हुआ था कि उसे मनी बिल के रूप में पेश किया गया था। बिल्कुल। कभी-कभी साधारण प्रकृति के विधेयकों को भी धन विधेयक का टैग दे दिया जाता है, ताकि राज्यसभा की उस ब्रेकिंग पावर को बाईपास किया जा सके। जब सरकार के पास लोकसभा में बहुमत हो लेकिन राज्यसभा में न हो, तो ऐसी रणनीतियां देखने को मिलती हैं। और जब सदनों में इतनी खिंचतान होती है तो एक निष्पक्ष रेफरी की जरूरत तो पड़ती होगी। बिल्कुल पड़ती है। लोकसभा के मामले में ये काम स्पीकर करते हैं, जो सदन के साधारण बहुमत से चुने जाते हैं। और उनकी भूमिका का एक दिलचस्प नियम ये है कि वो पहली बार में वोट नहीं देते। हाँ, वो सिर्फ तब वोट देते हैं जब टाई हो जाए, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं ना। सही कहा। ये नियम इसलिए है ताकि स्पीकर की कुर्सी की निष्पक्षता बनी रहे। एक रेफरी किसी एक टीम की जर्सी पहनकर नहीं खेल सकता। लेकिन राज्यसभा के रेफरी का मामला तो सचमुच चकरा देने वाला है। राज्यसभा के सभापति खुद भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और सबसे अजीब बात यह है कि वो सदन के सदस्य नहीं होते जिसकी वो अध्यक्षता कर रहे हैं। हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी लगता है। मतलब ये तो ऐसा ही है कि कोई व्यक्ति उस घर का मुखिया बन जाए जिसका वो निवासी ही नहीं है। लेकिन देखिए, ये कोई चूक नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी डिजाइन है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो राज्यसभा में अलग अलग क्षेत्रीय दलों और राज्य सरकारों के हित हर दिन टकराते हैं। तो अगर उसी सदन के किसी सदस्य को सभापति बना दिया जाए तो उस पर पक्षपात के आरोप लग सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए उपराष्ट्रपति को यह जिम्मेदारी दी गई। एक ऐसा पद जो दलगत या क्षेत्रीय राजनीति से बहुत ऊपर हो, ताकि सदन की गरिमा और निष्पक्षता बनी रहे। और शायद इसीलिए राज्यसभा के सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को नहीं बल्कि सीधे राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जबकि लोकसभा स्पीकर अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देते हैं। एकदम सही पकड़ा। इसके अलावा सदनों को चलाने के लिए सदन के नेता या लीडर ऑफ द हाउस की भूमिका भी बहुत अहम होती है, जो अमूमन प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित कोई मंत्री होते हैं। लेकिन इन सारे नियमों को सुनकर लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, पर जब ये कागज पर लिखी डिजाइन असलियत में उतरती है तो कई दरारें दिखती हैं। जैसे 2003 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में हुआ वो संशोधन। आप अधिवास या डोमिसाइल की शर्त हटने की बात कर रहे हैं। इस एक संशोधन ने राज्यसभा के पूरे चरित्र को बदल कर रख दिया। तो ये डोमिसाइल की शर्त आखिर थी क्या? मूल व्यवस्था ये थी कि अगर आपको किसी राज्य से राज्यसभा चुनाव लड़ना है तो आपको वहां का निवासी होना जरूरी था। तर्क सीधा था कि जो व्यक्ति वहां की मिट्टी और समस्याओं को नहीं समझता, वो दिल्ली में बैठकर वहां के हितों की रक्षा कैसे करेगा। लेकिन 2003 के बाद वो नियम हट गया। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या इससे राज्यसभा हारे हुए राजनेताओं के लिए एक पार्किंग स्पेस नहीं बन गई है? ये आलोचना बिल्कुल जायज है। स्रोत सामग्री भी इसी ओर इशारा करती है।
जब नियम हट गया तो पार्टियां अपने हारे हुए या असंतुष्ट नेताओं को किसी भी ऐसे राज्य से संसद भेज सकती हैं जहां उनके पास बहुमत हो। मतलब संघीय चरित्र तो कमजोर पड़ी गया। और ये गिरावट सिर्फ राजनेताओं तक सीमित नहीं है। हमने 12 मनोनीत विशेषज्ञों की बात की थी। हाँ, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र से। स्रोत में सचिन तेंदुलकर का जो उदाहरण दिया गया है वो आंखें खोलने वाला है। 374 दिनों में से उनकी उपस्थिति मात्र 24 दिन की रही। ये आंकड़ा मनोनीत प्रणाली के एक दुखद पहलू को सामने लाता है। ये विशेषज्ञ इसलिए लाए गए थे ताकि वो बिलों की पेचीदगियों पर अपनी राय दें, लेकिन जब उनका इस्तेमाल केवल वोट बैंक या लोकप्रियता के लिए होता है तो सदन का नुकसान होता है। जबकि नियम तो ये भी कहता है कि अगर कोई 60 दिनों तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे तो सदस्यता जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन इस नियम का इस्तेमाल न के बराबर होता है। खैर, अगर हम सदन की खामियों से बाहर आएं तो एक और अहम हिस्सा है संसदीय विपक्ष। एक कमजोर विपक्ष के साथ लोकतंत्र की गाड़ी चली नहीं सकती। हाँ, और आपको बता दूं कि आजादी के कई दशकों तक हमारे यहाँ विपक्ष के नेता का कोई वैधानिक पद था ही नहीं। 1977 के अधिनियम से पहली बार इसे आधिकारिक मान्यता मिली, जिसके लिए कुल संख्या का कम से कम 10% होना जरूरी है ना? सही। और विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक नजरिया देना है। लेकिन स्रोत सामग्री में जो वर्तमान परिदृश्य दिखाया गया है वो थोड़ा चिंताजनक है। विपक्ष आज कई हिस्सों में बटा हुआ है और साथ ही वैश्विक लोकतंत्र सूचकांकों में गिरावट और यूएपीए जैसे सख्त कानूनों के इस्तेमाल का भी जिक्र है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब विपक्ष इतना विखंडित हो तो सत्ताधारी दल को वैचारिक चुनौती नहीं मिलती और नुकसान आम नागरिकों का होता है। इसी कमजोरी से निपटने के लिए स्रोत में एक बहुत साहसिक विचार है, शैडो कैबिनेट का। शैडो कैबिनेट? ये तो ब्रिटिश प्रणाली में होता है ना, जहां विपक्ष की अपनी एक डमी कैबिनेट होती है। बिल्कुल, सरकार के हर मंत्री के समानांतर विपक्ष का अपना एक मंत्री होता है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ उस मंत्रालय की नीतियों पर पैनी नजर रखना और उनकी कमियां निकालना होता है। तो मतलब बहस का स्तर हवाई आरोपों से उठकर तथ्यों पर आ जाएगा। लेकिन क्या भारत जैसे देश में यह सचमुच व्यावहारिक है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मतलब देखिए, यहाँ बहुदलीय राजनीति है, गठबंधन है। जब विपक्षी दल एक कमरे में बैठकर चाय पीने पर सहमत नहीं हो पाते तो वो मंत्रालयों का बंटवारा शांति से कैसे कर लेंगे? आपका संदेह जमीनी हकीकत पर है। ब्रिटेन में 2 दलीय व्यवस्था है, तो वहां ये आसान है। भारत में इसे हूबहू लागू करना शायद मुमकिन न हो, लेकिन स्रोत का तर्क इस विचार की भावना में है। यानी विपक्ष को खुद को एक संस्था के रूप में मजबूत करना होगा? हाँ, एक कमजोर सरकार के साथ अगर विपक्ष भी कायर हो तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। शैडो कैबिनेट न सही, पर विपक्ष अपनी मजबूत समितियां तो बना ही सकता है जो सरकार की जवाबदेही तय करें। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि लोकसभा की ताज़ा जनादेश वाली ऊर्जा, राज्यसभा का ठहराव और विपक्ष की पैनी नज़र, ये सब मिलकर ही इस इकोसिस्टम को जिंदा रखते हैं। बिल्कुल, और इस नाजुक संतुलन को समझना हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो श्रोताओं को शायद सोचने पर मजबूर कर दे। हमने शुरुआत में सीटों के जनसंख्या आधारित बंटवारे की बात की थी। स्रोत के अनुसार 2001 के संशोधन के तहत लोकसभा की सीटें 2026 तक के लिए फ्रीज कर दी गई हैं। ये आने वाले समय का बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल बनने वाला है। जरा सोचिए, जब 2026 के बाद ये पाबंदी हटेगी और नया परिसीमन होगा, तब क्या होगा? जिन राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है, उनका संसद में दबदबा अचानक कई गुना बढ़ जाएगा। और जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण अच्छे से किया, उनकी सीटें कम हो जाएंगी। एक तरह से उन्हें सजा मिलेगी। बिल्कुल। तो क्या ये बदलाव बड़े और छोटे राज्यों या उत्तर और दक्षिण के बीच के संतुलन को पूरी तरह से नहीं बदल देगा? क्या हमारा संसद इस नए असंतुलन के लिए तैयार है? ये वो सवाल है जिनके जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आशा है आज के इस गहन अध्ययन से सभी को इस जटिल व्यवस्था को समझने का एक नया नजरिया मिला होगा। इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा।